नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछले कुछ वीडियोज़ में आपने हमें थोड़ा सा इग्नोर किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने ओपिनियंस अवश्य दें। आज का टॉपिक है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आरआरबी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनटीपीसी जो आने वाले एग्ज़ाम्स में, इसके लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आया हूँ। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टॉपिक को डिटेल में हम बताएंगे और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। नंबर 1 है, सबसे पहले समझते हैं जंतु जगत कहते किसको हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम जीवों के वर्गीकरण का एक प्रमुख घटक है। यह उन सभी सजीवों को शामिल करता है जो मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी बहुकोशिकीय और उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। क्या है कि जंतु जगत में क्या होता है कि एक तरीके का एक वर्गीकरण है। इसमें क्या है कि उपभोक्ता भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, उसको कहते हैं जंतु जगत। जंतु जगत को वैज्ञानिक रूप से एनिमालिया, है ना, कहा जाता है, यानी किंगडम एनिमालिया कहा जाता है। इसमें विविध प्रकार के जंतु आते हैं, जैसे कीड़े, पक्षी, मछलियाँ, स्तनधारी और सरीसृप आदि। ठीक है, इसमें सभी जानवर एक तरीके से आ जाते हैं। कैसे? पक्षी भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, स्तनधारी भी होते हैं और सरीसृप भी होते हैं। उसको कहते हैं जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। अब क्या है कि जंतु जगत की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है। नंबर 1 है इसमें इसमें जो होती है बहुकोशीय संरचना होती है, कि जंतु जो होते हैं कई कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, मतलब एक कोशिकीय नहीं होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो है एक संरचना का निर्माण करती हैं, उसको कहते हैं जीव। ठीक है। दूसरा है कोशिका भित्ति का अभाव। इसमें नो सेल वॉल, जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है। नंबर 3 है गतिशीलता यानी मोबिलिटी। अधिकांश जंतु अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है। नंबर 4 है उपभोक्ता यानी हेट्रोट्रॉपिक, कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जंतु क्या होते हैं कि अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। नंबर 5 है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कई जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, उन्हें उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि कोई भी उत्तेजना होती है ना, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है तंत्रिका तंत्र। तो जंतुओं में जो होता है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नंबर 6 है यौन प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अधिकांश जंतु यौन प्रजनन द्वारा अपनी संतति का उत्पादन करते हैं, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है जंतु जगत का वर्गीकरण। अब जंतु जगत को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है कशेरुकी और नंबर 2 है अकशेरुकी, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वे जंतु जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनमें जो होती है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जैसे मछलियाँ, पक्षी और स्तनधारी जीव, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी। ठीक है, और नंबर 2 है अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वे जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल हैं कीड़े, जेलीफिश और घोंघा। इनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनको कहते हैं अकशेरुकी। ठीक। नेक्स्ट है जगत की शाखाएं यानी फाइलम। फाइलम के बारे में समझते हैं।
फाइलम क्या है कि जंतु जगत को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। इनकी प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे पेरीफेरा। पेरीफेरा में क्या होता है? स्पंज जैसे जंतु होते हैं। स्पंज, स्पंज जानते हैं? जिसमें क्या होता है कि अगर हम दबाएंगे तो पिचक जाएंगे, ठीक है, और फिर छोड़ देंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज में आ जाएंगे। उसको कहते हैं पोरीफेरा। नंबर 2 है नीडेरिया। नीडेरिया क्या होता है? इसमें आते हैं जेलीफिश और मूंगा, ठीक है। नंबर 3 है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस में जैसे फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म जो जीव होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथिस में आते हैं। नेमाटोडा, नंबर 4 है नेमाटोडा। नेमाटोडा में जैसे राउंड वर्म, जैसे एकदम से वर्म जैसे केचुआ जैसे होते हैं वो राउंड 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 राउंड, उनको कहते हैं, वो आते हैं नेमाटोडा में, ठीक है। नंबर 5 है एनेलिडा। एनेलिडा में केंचुआ और जोंक आते हैं, ठीक है। नंबर 6 है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में कौन से आते हैं? कीड़े, मकड़ी और केकड़ा। इनमें क्या होता है कि हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर 7 है मोलस्का। मोलस्का में घोंघा, ऑक्टोपस, ठीक है। नंबर 8 है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जैसे समुद्री तारा, ये मछली का नाम है, ठीक है। और नंबर 9 है करडेटा। करडेटा में क्या है? कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु कौन से? जिनमें हड्डियां होती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, वो कहलाते हैं कशेरुकी जंतु। ये आते हैं करडेटा में। जंतु जगत की ये शाखाएं हैं, इनमें ये मतलब 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं के बारे में हमने बताया आपको कि कौन कौन से जंतु कौन कौन सी शाखा में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जंतु जगत का महत्व क्यों है? महत्व क्या है कि जंतु जगत पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी हायरार्की जो मेंटेन करता है, बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंतु जगत क्या होता है कि पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंतु भोजन श्रृंखला का हिस्सा होते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जंतु क्या करते हैं? पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जंतु कई प्रकार के होते हैं। कैसे? नंबर 1 है उभयचर। उभयचर यानी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैसे होते हैं उनके बारे में समझेंगे। उभयचर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जंतु जगत के ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन का कुछ भाग जल में और कुछ भाग भूमि पर व्यतीत करते हैं, ठीक है। अपने जीवन का कुछ टाइम जो है जल में रहते हैं, कुछ टाइम भूमि पर जीते हैं, ठीक है। उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। और उभयचर का अर्थ होता है दो जीवन जीने वाले, क्योंकि ये जंतु जल और स्थल दोनों पर अनुकूलित होते हैं, ठीक है। जैसे मेढक, ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये मेढक है। मेढक जो है उभयचर होता है, ये जल में भी रह लेता है और भूमि पर भी रहता है। और ऐसा नहीं कि जल में इसको परेशानी होती है या भूमि पर परेशानी रहती है, एकदम सिंपल तरीके से वो रह लेता है। ऐसे जीव कहलाते हैं उभयचर। अब उभयचरों की विशेषताएं क्या होती हैं? उभयचरों की विशेषताएं हैं कि सबसे पहले नंबर 1 है द्विआवासीय जीवन यानी डुअल हैबिट। ये जंतु जल और भूमि दोनों पर रहने में सक्षम होते हैं। नंबर 2 है शरीर संरचना। शरीर संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर। इनका शरीर सिर, धड़ और पूंछ, है ना, में विभाजित होता है। मतलब कुछ में जो होता है सिर, धड़, पूंछ होती है और कुछ में पूंछ नहीं होती है। इनका शरीर ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 3 है इसका त्वचा। इनकी त्वचा पतली, नम और श्लेष्मा से ढकी होती है। श्लेष्मा यानी मसस, मसस से ढकी होती है, ठीक है। त्वचा से श्वसन भी होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, ठीक है। नंबर 4 है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि डिम्ब अवस्था यानी लवरल लेवरल स्टेज में जल में गलफड़े यानी गिल्स से श्वसन करते हैं और वयस्क अवस्था में फेफड़े, लंग्स और त्वचा से श्वसन करते हैं, ठीक है। कुछ जंतु जीव ऐसे होते हैं जो डिम्ब अवस्था में मतलब छोटी अवस्था में क्या होते हैं, वो अपने जल में गलफड़ों से जो है सांस लेते हैं और फिर जब ये वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब क्या है त्वचा और फेफड़ों से ये सांस लेते हैं, ठीक है। नंबर 5 है अंडे देना, एग लेइंग। ये अपने अंडे जल में देते हैं। अंडे बिना कवच वाले होते हैं और पानी में
विकसित हो जाते हैं। इनके जो उभयचर होते हैं ये अपने अंडे जो है वो जल में देते हैं, और अंडे क्या को होते हैं कि बिना लेयर उसके होते हैं, कवच के, ठीक है, और ये पानी में ही विकसित हो जाते हैं। तो इनका क्या है कि ये अपनी पीढ़ी मतलब अंडों के द्वारा बढ़ जाती है इनकी। नंबर 6 है शीत रक्तता यानी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। इनका शरीर का तापमान बाहरी पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। नंबर 7 है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। उभयचर बहुत संवेदनशील होते हैं और पर्यावरणीय बदलाव से जल्दी प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे ही पर्यावरण में बदलाव होता है तो ये जल्दी प्रभावित होते हैं पर्यावरणीय बदलाव से, ठीक है। ये मोर सेंसिटिव होते हैं उभयचर। नेक्स्ट है उभयचरों के उदाहरण। उभयचर के एग्जाम्पल बताते हैं। उभयचर कौन कौन से होते हैं? उभयचर हैं जैसे मेढक, फ्रॉग, टोड, ठीक है, सैलामेंडर। नंबर 4 है कायसिलियन, ठीक है। कायसिलियन जो होते हैं ये सारे उभयचर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब उभयचर का महत्व क्या है? उभयचर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीट नियंत्रण में मदद करते हैं। ये पर्यावरण के स्वास्थ्य संकेतक माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। क्या है कि ये पर्यावरण के स्वास्थ्य संकेतक माने जाते हैं क्योंकि ये प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि उभयचर मुख्यतः कक्षा एम्फीबिया यानी क्लास एम्फीबिया में वर्गीकृत होते हैं, जो जंतु जगत की वर्टिब्रेट्स श्रेणी का हिस्सा है यानी कशेरुकी का हिस्सा है। जी उभयचर जो होते हैं वो कशेरुकी में आते हैं, ठीक है। कशेरुकी, कशेरुकी मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। रेप्टाइल्स आप जानते भी होंगे, ठीक है, जो चलते भी हैं और रेंगते भी हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। अब क्या है रेप्टाइल्स के बारे में, जंतु जगत के कशेरुकी समूह के ऐसे प्राणी हैं जिनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, ठीक है, यानी स्केल्स से ढकी होती है। ये मुख्य रूप से भूमि पर रहने वाले होते हैं, लेकिन कुछ सरीसृप जल में भी पाए जाते हैं। सरीसृप कक्षा रेप्टिलिया में वर्गित होते हैं यानी क्लास रेप्टिलिया में वर्गीकृत होते हैं, ठीक है। सरीसृप क्या होते हैं, भूमि पे भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब सरीसृप की विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं समझते हैं। नंबर 1 त्वचा। इनकी त्वचा मोटी, शुष्क और शल्कों या प्लेटों से ढकी होती है, जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। इनकी क्या है हार्ड एकदम स्किन होती है, ठीक है, ऊपर इनके ऊपर कवच से प्लेटों से ढकी होती है त्वचा, ठीक है। अब इनका नंबर 2 है श्वसन। श्वसन क्या है, ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं। नंबर 3 है रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। इनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है, और जबकि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। नंबर 4 है प्रजनन। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं और अंडों का कवच कठोर या चमड़े जैसा होता है। कुछ सरीसृप अंडों को अपने शरीर में रखकर बच्चा जन्म देते हैं, ठीक है। कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडों को अपने शरीर में रखते हैं और बच्चा का जन्म देते हैं, ठीक है। नंबर 5 है शीत रक्तता यानी कोल्ड ब्लडेड। इनका शरीर का तापमान बाहरी पर्यावरण पर निर्भर करता है। नंबर 6 है गतिशीलता। ये रेंग कर या तैर कर चलते हैं, इसलिए इन्हें रेंगने वाले जीव भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, रेंगने वाले जीव भी इनको कहा जाता है। अब सरीसृपों के प्रमुख प्रकार और उनके एग्जाम्पल समझते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं, ठीक है। सरीसृप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्रमुख प्रकार, छिपकली है ना, लिजार्ड, जैसे गोधी, गिरगिट, है ना, इन ये जो है छिपकली श्रेणी में आते हैं। सांप में कोबरा हो गया, अजगर हो गया, कछुआ, समुद्री कछुआ, स्थलीय कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल, ठीक है।
अब सरीसृपों का महत्व क्या है? सरीसृपों का महत्व जो होता है, नंबर एक, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में शिकार और शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नंबर दो है कीट नियंत्रण। ये क्या करते हैं? रेप्टाइल्स छिपकलियां कीड़ों को नियंत्रित करती हैं, है ना। नंबर तीन है औषधीय उपयोग, कि जैसे औषधि, इनका जो है औषधीय उपयोग भी किया जाता है। जैसे सांप के विष का उपयोग औषधियों और एंटीवेनम बनाने में किया जाता है। सांप के विष का उपयोग जो होता है वो दवाइयाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर चार है जैव विविधता। जैव विविधता कैसे? कि सरीसृप पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देते हैं और सरीसृप मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये जीव अपने अनुकूलन कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनका एक अनुकूलन कौशल होता है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। मतलब कैसे शिकार करते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं, ये इसीलिए जाने जाते हैं कि कौन सी प्रजाति इनकी कहाँ पे मिलेगी, ये उसी जगह पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी के बारे में समझते हैं, पक्षी बर्ड्स, इनके बारे में समझते हैं। तो बर्ड्स जंतु जगत के कशेरुकी समूह के ऐसे प्राणी हैं जो उड़ने की क्षमता, पंखों और चोंच के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, पक्षियों में पंख पाए जाते हैं और चोंच पाई जाती है। पक्षियों को वैज्ञानिक रूप से कक्षा एवीज, है ना, यानी क्लास एवीज में वर्गीकृत किया गया है। इनका शरीर उड़ान के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, लेकिन कुछ पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो नहीं उड़ पाते हैं, बाकी ज़्यादातर पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षियों की विशेषताएं। पक्षियों की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो नंबर एक है शरीर संरचना। इनका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। इनके आगे के अंग पंखों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के बॉडी में हाथ होते हैं, आगे के अंग होते हैं, इनके आगे के अंग जो होते हैं वो पंखों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, नंबर दो है पंख यानी फेदर। इनके पूरे शरीर पर पंख होते हैं जो शरीर को गर्म रखने और उड़ने में मदद करते हैं। पंख जो होते हैं वो बॉडी को गर्म भी रखते हैं, ठीक है, और उड़ने में भी सहायता करते हैं। नंबर तीन है चोंच यानी बीक। सभी पक्षियों में चोंच होती है जिसका आकार उनके भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, सिर्फ चोंच होती है, और चोंच लंबी छोटी, है ना, ये उनके भोजन पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्षी कैसा भोजन करता है। ठीक है, नंबर चार है अस्थि संरचना यानी बोन स्ट्रक्चर। इनकी हड्डियां जो है वो खोखली यानी हॉलो होती हैं और हल्की होती हैं, जिससे उड़ान में आसानी होती है। इनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं, ठीक है, जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। नंबर पाँच है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पक्षी बहुत कुशल स्वतंत्र श्वसन तंत्र के साथ आते हैं, जिसमें वायुकोश यानी एयर सैक्स शामिल होते हैं। नंबर छः उष्ण रक्तता यानी वार्म ब्लडेड। ठीक है, पक्षी अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। ये बाहरी वायुमंडल जैसे सर्दियाँ हो गई, गर्मियाँ आ गई, उसमें जो है इनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बॉडी पे क्या होते हैं? पंख पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर चार है सात है प्रजनन, रिप्रोडक्ट। ये पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडों का कवच कठोर होता है और अंडों से बच्चे निकलने तक माता पिता उनका ध्यान रखते हैं। जो पक्षी होते हैं जो अंडे देते हैं वो जब तक बच्चे नहीं निकल आते अंडों से तब तक ये उनको गर्म करते हैं, बॉडी से गर्म करते हैं, बॉडी की हीट देते हैं, उसी टेम्परेचर को उसको मेंटेन करते हैं जितना उस अंडे को चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षियों के प्रकार और उदाहरण। पक्षियों के प्रकार और उदाहरण समझते हैं। नंबर एक है उड़ने वाले पक्षी जैसे कौवा, तोता, गिद्ध। ठीक है, और उड़नहीन पक्षी जो उड़ान नहीं भर पाते हैं वो कौन से हैं? वो हैं शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और कीवी। ठीक है, जल पक्षी कौन से हैं? जल पक्षी हैं बतख, हंस और फ्लेमिंगो। ठीक है, ये जो है जल में रहते हैं पक्षी, वैसे हैं पक्षी लेकिन ये जल में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षियों का महत्व। पक्षियों का महत्व क्या है? नंबर एक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन में पक्षी जो है बीजों का प्रसार करते हैं और कीटों को नियंत्रित करते हैं।
पक्षी क्या करते हैं, एक जगह से एक बीज उठाते हैं और दूसरी जगह पर डाल देते हैं। इसका क्या है कि इससे होता क्या है, इससे बीजों का प्रसार होता है और कीटों को ये खाते हैं, तो इससे कीट को नियंत्रित होते हैं। ठीक है। नंबर 2 है पर्यावरण संकेतक। तो पर्यावरण संकेतक कैसे होते हैं? पक्षी पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। ठीक है। नंबर 3 है अर्थव्यवस्था में योगदान। पक्षियों से अंडे, मांस और पंख प्राप्त होते हैं, जो हमें मतलब अर्थव्यवस्था में ये योगदान देने में काम आता है। नंबर 4 है सौंदर्य और पर्यटन। तो पक्षी विहार जैसे बर्ड सेंचुरीज होती हैं और प्रवासी पक्षी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पक्षी अपने सुंदर स्वर, रंगीन पंखों और अनूठे व्यवहार के कारण प्रकृति में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। इनका संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारी। अब मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्तनधारी स्तनधारी कौन से होते हैं, क्या कहते हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो स्तनधारी जंतु जगत के कशेरुकी समूह के ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी मुख्य विशेषता यह है कि वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। यह दूध उनकी विशेष ग्रंथियों, जिससे जैसे जो है स्तन ग्रंथियां कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होता है। स्तनधारियों को कक्षा मैमेलिया यानी क्लास मैमेलिया में वर्गीकृत किया गया है। क्या करते हैं स्तनधारी, जो अपने बच्चों को सिर्फ दूध पिलाते हैं, इसलिए इनको जो है स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है। और ये दूध जो है स्तन ग्रंथियों के द्वारा आता है और ये अपना बच्चों को पिलाते हैं। ठीक है। स्तनधारी कहलाते हैं ये। अब स्तनधारी की प्रमुख विशेषताएं के बारे में समझते हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? नंबर 1 है स्तन ग्रंथियां। तो मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इन ग्रंथियों का उपयोग करती है। नंबर 2 है केस या बाल। तो इनके शरीर पर बाल होते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं। नंबर 3 है श्वसन तंत्र। तो सभी स्तनधारी फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ठीक है। नंबर 4 है रक्त परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये उष्ण रक्तीय यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है। इनके शरीर का तापमान जो टेम्परेचर के बाहरी टेम्परेचर के अनुसार काम नहीं करता है। ये अपने शरीर को स्वयं, इनका ब्लड जो होता है वो गर्म होता है और ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है। नंबर 5 प्रजनन। प्रजनन क्या है इनका कि अधिकांश स्तनधारी बच्चे देते हैं, है ना, सजीव प्रसव करते हैं, लेकिन कुछ जैसे प्लेटिपस जो जो क्या नाम स्तनधारी हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है। नंबर 6 उन्नत मस्तिष्क। उन्नत मस्तिष्क क्या है कि स्तनधारियों का मस्तिष्क विकसित होता है, जिससे वे जटिल व्यवहार और सीखने की क्षमता दिखाते हैं। ठीक है। नंबर 7 है इनका कि विशेषताओं में नंबर 7 है इनका क्या है कि दांतों का विभेदन यानी डिफरेंशिएटेड टीथ। ठीक है। इनमें विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो काटने, चबाने और फाड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। स्तनधारियों के प्रकार और उदाहरण। नेक्स्ट है स्तनधारियों में, नेक्स्ट है क्या होता है कि स्तनधारियों के प्रकार और उदाहरण के बारे में समझते हैं। तो नंबर 1 है इसमें क्या, मोनोट्रैम। मोनोट्रैम्स क्या होते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी जो होते हैं वो कहलाते हैं मोनोट्रैम्स। जैसे एग्जाम्पल है इनका प्लेटिपस और इकिडिना। इकिडना। ठीक है। नंबर 2 है मार्सुपियल। मार्सुपियल्स क्या होते हैं कि बच्चे जन्म देने के बाद माँ की थैली पाउच में विकसित होते हैं। उदाहरण क्या है कि कंगारू और कोआला। कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चे पैदा करते हैं और इनके माँ की जो मतलब बॉडी में एक थैली होती है और बच्चे उसी थैली में विकसित होते हैं। ठीक है। उनको रखा जाता है किसमें? मार्सुपियल में, मार्सुपियल कैटेगरी में। ठीक है। तो मार्सुपियल में कौन से आते हैं? कंगारू और कोआला। नंबर 3 है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा स्तनधारी कौन से होते हैं? इसमें बच्चे माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है कि भूमि पर रहने वाले शेर, हाथी, घोड़ा और पानी में रहने वाले व्हेल, डॉल्फिन और उड़ने वाले कौन से हैं? चमगादड़। ठीक है।
इनमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं स्तनधारियों के, वो माँ के गर्भ में ही पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है। अब स्तनधारियों का महत्व क्या है? स्तनधारियों का महत्व है, नंबर एक, पारिस्थितिकी संतुलन। स्तनधारी क्या करते हैं, ये खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण से हिस्सा होते हैं, इसलिए ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। नंबर दो है आर्थिक उपयोग। आर्थिक उपयोग कैसे? कि गाय भैंस जैसे स्तनधारी जो होते हैं वो दूध मांस और चमड़ा प्रदान करते हैं। ठीक है। नंबर तीन मानव। मानव जीवन के लिए योगदान, घोड़े ऊंट आदि परिवहन में सहायक होते हैं। अनुसंधान और दवाइयाँ, तो कई स्तनधारी चिकित्सा अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। अनूठी बात इसमें क्या होती है कि स्तनधारियों में मानव भी शामिल होता है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिकता के कारण सबसे उन्नत प्रजाति मानी जाती है। मानव जाति जो होती है वो अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिकता के कारण सबसे उन्नत प्रजाति मानी जाती है। ठीक है। स्तनधारियों का संरक्षण पृथ्वी पर जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब मत्स्य, मत्स्य यानी फिशीज। फिशीज क्या होती हैं? मछली के बारे में सुना होगा। तो मत्स्य जो होती है मछली, जंतु जगत के कशेरुकी समूह के ऐसे जंतु हैं जो मुख्य रूप से जल में रहते हैं और गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। इन्हें मत्स्य वर्ग मतलब क्लास स्पीसीज में वर्गीकृत किया जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और विविध जीवों में से एक है। सबसे पहले पृथ्वी पर जो प्राचीन में कौन सा जीव था? यही था मत्स्य। मत्स्य यानी मछलियाँ। ठीक है। जो जल में रहते थे, जल में रहने वाले प्राणी जो हैं वो सबसे प्राचीन है। ठीक है। अब मत्स्य की विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं समझते हैं। नंबर एक, इनकी शरीर की संरचना समझो कि मत्स्य का शरीर बेलनाकार या पतला होता है जो तैरने के लिए अनुकूलित होता है। सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है इनका शरीर। ठीक है। नंबर दो, इनकी त्वचा जो है, त्वचा इनकी सल्कों यानी स्केल्स से ढकी होती है जो इन्हें जल से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। श्वसन क्या है कि ये जो मत्स्य होती हैं यानी फिशेस होती हैं, ये गलफड़ों यानी गिल्स के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पानी में रहते हैं और इनके अंदर जो होते हैं गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं इनको कहते हैं, और ये पानी वाली ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। ठीक है। गलफड़ों के माध्यम से ये सांस लेते हैं। तैरने की क्षमता, इनके पास पंख होते हैं जो तैरने और दिशा बदलने में मदद करते हैं। ठीक है। नंबर पाँच है रक्त परिसंचरण। तो मत्स्य में दो कक्षीय हृदय होता है, मतलब टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। ठीक है। नंबर छः शीत रक्तता। इनका शरीर का तापमान बाहरी पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। प्रजनन, प्रजनन क्या है? अधिकांश मछलियां अंडे देती है लेकिन कुछ मछलियां सजीव प्रसव करती हैं। कौन सी? जैसे व्हेल। ठीक है। अधिकांश मछलियां जो होती हैं वो अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल जैसी मछली होती है वो क्या है कि ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है। मत्स्य के प्रकार और एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण उनके समझते हैं। मत्स्य को उनकी हड्डियों और शारीरिक संरचना के आधार पर तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर एक कौन सी है? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मछलियाँ जो है वो इनके शरीर का कंकाल उपास्थि से बना होता है। एग्जाम्पल इनका क्या है? जैसे सार्क और स्टेंगरे। ठीक है। नंबर दो है हड्डीदार मछलियाँ। हड्डीदार मछलियाँ क्या है कि इनके शरीर का कंकाल हड्डियों से बना होता है। उदाहरण कौन सी है? रोहू, कतला, ट्यूना। ठीक है। नंबर तीन है जालेस मछलियाँ, मतलब इनमें जबड़े नहीं होते हैं और इनका शरीर बेलनाकार होता है, जैसे लैम्प्रे और हैगफिश। ठीक है। अब ये मत्स्य के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है। अब मत्स्य का महत्व क्या है? महत्व ये है कि नंबर एक भोजन, भोजन स्रोत। मछलियाँ जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं और ये दुनिया भर में खाई जाती हैं। ठीक है। ये भोजन स्रोत है। नंबर दो है व्यावसायिक उपयोग। मछली पालन और मत्स्य उद्योग आजीविका का बड़ा साधन है। ठीक है। ये क्या है, इसको पालते हैं और बेचते हैं मार्केट में, तो ये आजीविका का भी साधन है। नंबर तीन है पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या आता है कि मछलियाँ जल में खाद्य श्रृंखला बनाए रखने में मदद करती हैं।
ठीक है, खाद्य श्रृंखला जो बनाती हैं वो मछलियाँ बहुत मदद करती हैं उसमें। नंबर 4 है औषधीय उपयोग यानी मेडिकल यूजेस। तो मछली का तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये औषधीय गुण होता है इनमें सबसे ज़्यादा, कि इसमें जो होता है ओमेगा 3 और औषध फैटी एसिड पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मछली का तेल बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, अब इसमें अनूठी बात क्या है कि मछलियाँ जो है वो जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे न केवल आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र से महत्वपूर्ण है, बल्कि जल की गुणवत्ता का भी संकेत देती हैं। मछलियों का संरक्षण जल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मछलियों का संरक्षण जो होता है वो क्यों आवश्यक है? वो जल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आवश्यक है। अब आपने इसके बारे में सारा कुछ समझा दिया हमने, कि जंतु जगत के बारे में हमने बहुत कुछ बताया और इससे रिलेटेड हमने पूरा डिटेल में आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम कल बता भी चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम सोचने के लिए आपको 20 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैरोलस लीनियस ने प्राणी जातियों, जीव एवं वनस्पतियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया था। इसके कारण कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया था, और प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजोआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो इसमें क्या है? मेटाजोआ। तो किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वो किया गया है मेटाजोआ, है ना, मेटाजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोल के भीतर से ढकने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप यानी नैक्र है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मतलब सोप को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गार्नेट, ऑप्शन बी ऑनिक्स, ऑप्शन डी सी मदर ऑफ पर्ल, ऑप्शन डी ओपल। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मतलब सोप को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घेंगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। ठीक है, कौन से बनाते हैं? जो खोल के भीतर क्या बनता है, खोल के अंदर जो बनाते हैं वो होते हैं घेंगा। घेंगा क्या होता है? ऊपर से एक कवच होता है और अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन यानी रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? ऑप्शन ए खमीर, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। आरआरबी एएलपी में पूछा गया, ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा है जो हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों या वस्तु से चिपके रहते हैं। ये कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया एवं सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। हाइड्रा जो होता है वो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है, हाइड्रा का शरीर गोल, लंबा व लचीला होता है। इसके दूरस्थ भाग पर शंकुआकार मुखाधार हाइपोस्टोन होता है। मुखाधार पर तारे सुदृढ़ मुख छिद्र होता है। मुखाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक होते हैं यानी टेंटास्कल्स होते हैं। ठीक है, स्पर्शक जो होते हैं हाइड्रा को प्रचलन व शिकार करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा मुख्यतः जो है वो क्या है, शंकुआकार शेप में होता है, यानी क्या है, कोन की शेप में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी केंचुआ, ऑप्शन डी प्लानारिया। तो राइट ऑप्शन है केंचुआ। ठीक है। जिन प्राणियों में दो कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं तथा बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा या आंतरिक एक्टोडर्म अंत त्वचा वे द्विस्तरीय कहलाते हैं, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट और टेनिफ्रोट। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय एवं मीसोडर्म होता है उन्हें त्रिस्तरीय कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, इससे रेजुकी या जेलीफिश और ऑरेलिया जंतु जगत फाइलम सिलेंट्रेटा का सदस्य है, जिसमें केवल दो भ्रूणीय एवं एक्टोडर्म एंड्रोडर्म होता है। ठीक है। तो प्लेनेरिया, एस्केरिस और केंचुआ इन सभी में तीन भ्रूणीय स्तर होते हैं। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो जेलीफिश जो होता है उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जननीय वाला, तीन भ्रूणीय स्तरीय जो होती है संरचना होती है वो केंचुआ में होती है, स्कैरिस में होती है, प्लेनेरिया में होती है, लेकिन जेलीफिश में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन ए मूंगा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी एनीलिडा। तो बडिंग द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता? केंचुआ। केंचुआ जो है, केंचुआ क्या है, एनीलिडा में संघ का सदस्य है। यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। मूंगा और हाइड्रा संघ नाइडेरिया के सदस्य हैं। इसमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन होता है। ठीक है। स्पंज पेरीफेरा का सदस्य है। इसमें अलैंगिक मुकुलन या विखंडन होता है। केंचुआ में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ठीक है। तो क्या है इसमें राइट ऑप्शन? एनीलिडा। एनीलिडा में केंचुआ आता है और इसमें क्या है कि लैंगिक जनन होता है। तो जिसमें जो प्रजनन नहीं कर सकता है वो कौन नहीं कर सकता? एनीलिडा जो वर्ग है उसके लोग प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो बडिंग द्वारा जो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन नहीं कर सकते। मूंगा प्रजनन कर सकता है, हाइड्रा कर सकता है, स्पंज कर सकता है, लेकिन एनीलिडा जो है, एनीलिडा में आता है केंचुआ, ये करते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है। केंचुआ निम्न में से कौन से संघ से संबंधित है? तो केंचुआ जो है वो एनीलिडा से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी एनीलिडा। तो केंचुआ जो है वो एनीलिडा प्राणी संघ से संबंधित है। अब ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी कौन से हैं? ऑर्थोपोडा में जैसे तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गई, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। मोलस्का संघ में क्या है? घोंगा, सीपी आदि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी कौन से हैं? अमीबा, एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका आदि। ठीक है। नेक्स्ट है कि पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए अर्थोपोडा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन बी आवृतबीजी, ऑप्शन डी मार्गन नग्नबीजी। तो इसका ऑप्शन है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला ये सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः सब विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत को थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवृतबीजी, अनावृतबीजी, है ना, और फेनरोगेमी, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि पादपों को समूह में विभाजित करता है और निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा जो है वो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर से उनमें उनके पैर जुड़े होते हैं? किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए ने नेमाटोड, ऑप्शन बी एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी एनीलिडा, ऑप्शन डी अर्थोपोडा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अर्थोपोडा में इन जंतुओं का शरीर खंड युक्त, टांगें जोरदार होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो खंड
मतलब पार्ट में डिवाइडेड होती है, और इसमें क्या टांगें जो होती हैं वो जोड़दार होती हैं, यानी जॉइंटेड होती हैं, ठीक है। इसलिए इस समुदाय का नाम अर्थोपोडा है। इनके शरीर प्रायः 3 भागों में होते हैं, कैसे, सिर, धड़ और उदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री होते हैं? ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी निमेटोडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो संघ जो है इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इनके एग्जाम्पल हैं, इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल कौन से हैं? स्टार फिश हो गई, समुद्री अर्चिन हो गई, जेली फिश हो गया, कैटल फिश हो गई आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए शतपाद, ऑप्शन बी सीपी, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी घोंघा। तो मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग, मांसल, पाद में विभाजित होता है। इनमें श्वसन जो है गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, सेपिया, है ना। जबकि शतपाद जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, ठीक है। शतपाद जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसमें इसके अतिरिक्त काकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा आदि भी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, ठीक है। तो कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? वो है सतपाद। सतपाद जो है वो आर्थ्रोपोडा का है। बाकी सीपी, ऑक्टोपस और घोंघा ये सारे इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं या मोलस्का में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग नहीं है? ऑप्शन ए श्रृंगिक ग्रंथियां, ऑप्शन बी मालपीघियन नलिकाएं, ऑप्शन सी नेफ्रीडिया, ऑप्शन डी श्वास नली। तो मालपीघियन जो नलिकाएं हैं वो तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग होती हैं, ठीक है। तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक जो अंग होती हैं वो होती हैं मालपीघियन नलिकाएं। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि के स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मालपीघियन नलिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का कौन सा विशेष समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो कौन सा समूह जो होता है मुक्त रूप से रहता है, वो रहता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, अभी हम ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बिल्ली टोड, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी कछुआ। तो उभयचर जो होता है वो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, ठीक है। तो टोड जंतु जो होता है वो उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग जो होता है वो पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों पर रहते हैं। इनके हृदय 3 वेश्म, 2 आलिंद और 2 निलय युक्त होते हैं, एक निलय युक्त होता है। ये असमतापी जीव होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पहले बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग। ऑप्शन ए राना ट्रिग्रीना, ऑप्शन बी टोड, ऑप्शन सी सालामेंडर, ऑप्शन डी हाइला। तो हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इसकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। कौन सी? हाइला। हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नेम है? तो आप वैज्ञानिक नेम हमने पहले भी
जिक्र किया है इसका कि ये जो है वैज्ञानिक नेम हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो आपको जितने वैज्ञानिक नेम जितने ज़्यादा याद हो सकें उतने ज़्यादा याद करें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे अगर आपको तैयारी करनी है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। ऑप्शन ए भेड़िया, ऑप्शन बी एशियाई मेढक, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इनके बारे में सारे जो है हम वैज्ञानिक नेम बताएंगे। तो राना टिग्रीना जो होता है वो एशियाई मेढक का नाम है, ठीक है। जो वैज्ञानिक नेम है वो किसका है, एशियाई मेढक का, ठीक है। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। और तेंदुआ का पैंथरा पार्डस, ठीक है। ये वैज्ञानिक नेम जरूर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है मगरमच्छों के दिल में मतलब जो होते हैं वो क्या होता है। ऑप्शन ए 2 प्रकोष्ठ, ऑप्शन बी 4 प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी 1 प्रकोष्ठ, ऑप्शन डी 6 प्रकोष्ठ। अभी हम इसको डिटेल में बता चुके हैं पहले कि मगरमच्छ का हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठ होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। श्वसन इसका जो होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का जंतु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती है। ऑप्शन ए एरेक्विंड, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी मोलेस्क प्राणी, ऑप्शन डी सरीसृप। तो जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। अकशेरुकीय में अरेक्निड, स्पंज, कीट, मोलस्क, अर्थोपोडा आदि शामिल हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। रेंग कर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को सरीसृप कहते हैं। उदाहरण सांप, छिपकली, कछुआ आदि सरीसृप जीव हैं। तो क्या है कि अकशेरुकी में कौन सा आता है, वो आता है सरीसृप। सरीसृप में कौन से हैं, छिपकली, कछुआ आदि जो है वो सरीसृप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। तो मच्छरों का जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में समझते हैं। उसका जीवन चक्र है अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूंडक, ठीक है। सबसे पहले अंडा होता है, फिर उसके बाद अंडे का लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद में पूंडक बन जाता है, मतलब पूंडक मच्छर बन जाता है। तो मच्छर का जीवन सामान्यतः 21 दिन का होता है, ठीक है। 24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनता है और ये 4-5 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिन में ये पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। अतः सही क्रम क्या है कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। पीछे की तरफ, बाकी सारे पक्षी जो होते हैं वो आगे की तरफ उड़ते हैं, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो पीछे की तरफ उड़ान भरता है। ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी हैमिंग बर्ड, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी कठफोड़वा। तो हैमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बाल और सॉकेट जोड़ा होता है जो इसे अपने पंखों की को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने में सक्षम बनाता है। मतलब ये आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह तरीके से उड़ सकता है, ठीक है। हेमिंग बर्ड यह एकमात्र पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज। बाज यानी फाल्कन की चाल लगभग कितनी होती है, इसकी चाल बतानी है बाज की। तो प्रेगरिन फाल्कन बाज, प्रेगरिन फाल्कन जो होता है वो बाज का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। जो ऊपर उड़ता है तथा जब काफ़ी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है तो उसकी चाल जो है सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। हालांकि बराबर ऊंचाई पर क्षैतिज चाल लगभग, जो मतलब अगर ये समांतर में चलेगा, क्षैतिज चाल चलेगा तो 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है। जबकि जब ये ऊपर से नीचे आता है, मतलब शिकार के लिए आता है,
तब इसकी चाल जो है वो 320 किलोमीटर पर घंटे की होती है। ठीक है, इतनी तो मतलब किसी जानवर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार जैसी चोंच वाले हेमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? स्वॉर्ड बिल्ड हेमिंग बर्ड के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। ऑप्शन बी, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ऑप्शन सी, ये केवल अंटार्कटिका में रहती है। ऑप्शन सी, ये उड़ नहीं सकती। तो जो हेमिंग बर्ड होती है, हेमिंग बर्ड तलवार जैसी चोंच वाली हेमिंग बर्ड हेमिंग बर्ड प्रजाति का एक पक्षी है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में पाई जाती है, मतलब दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी चोंच इसके शरीर से भी लंबी होती है, मतलब जितनी इसकी बॉडी है उससे ज़्यादा जो है इसकी चोंच लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? ऑप्शन ए, कीवी। ऑप्शन बी, स्पॉन्जस। ऑप्शन सी, स्टारफिश। ऑप्शन डी, थ्रेडवर्म। यानी रीढ़ की हड्डी इनमें से किस में है? देखो, थ्रेडवर्म हो गया केंचुआ, ये भी नहीं। स्पॉन्जस मतलब स्पंजी वाला, उसमें भी नहीं। स्टारफिश, उसमें भी नहीं होती। तो कीवी जो है इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों पर या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, मादा स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान वह वातावरण परिवर्तन के साथ में नहीं बदलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो इस ऑप्शन ए, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, हाँ होती हैं। ऑप्शन सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल गलत सही है। स्तनधारियों में के हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है कि इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, इनके हृदय में जबकि होते कितने हैं, वो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकल्प जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स, ऑप्शन ए, कंगारू। ऑप्शन बी, व्हेल। ऑप्शन सी, जिराफ। ऑप्शन डी, रूस्टर। तो कंगारू जो है शिशुधानी यानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग में क्या होता है कि मादा प्राणियों के पेट पर एक थैला लगा रहता है जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं और कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोई। जो कंगारू का बच्चा होता है उसको कहते हैं जोई। क्या होता है जो मार्सुपियल्स जो होते हैं जिसमें मादा जो कंगारू होती हैं उनके पेट पे एक थैला लगा रहता है और जो अपने बच्चों को पैदा करती है और बच्चे जो होते हैं वो विकसित होने तक उसी थैली में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, पांडा ग्लोबल। ऑप्शन बी, रैबिट। ऑप्शन सी, अवास्ट। ऑप्शन डी, कैस्पर्सकी। ठीक है, तो रैबिट यानी खरगोश लेपोरिडी परिवार का एक छोटा सा स्तनपायी है जो विश्व के अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जो है जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन जो होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, पांडा ग्लोबल क्या है? पांडा ग्लोबल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पेशेवर एस्पोस इसॉप्स जो संगठन है। ठीक है, एवास्ट क्या है? एवास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय प्राग, चेक गणराज्य में है। कैस्पर्सकी क्या है? एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कंपनी है। ठीक है, इनमें ये सारी जो है वो कंपनियां हैं। पांडा ग्लोबल हो गया, कैस्पर्सकी हो गई और एवास्ट हो गया। ठीक है, रैबिट क्या है? रैबिट एक जो है स्तनधारी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग फिशीज में क्या है? पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? मत्स्य वर्ग की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन ए, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, बिल्कुल ढकी होती है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, नहीं होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो पिसीज मत्स्य वर्ग होता है उनमें कोल्ड ब्लडेड होता है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सारी सारी सही है, लेकिन इनमें क्या है कि ये उष्ण रक्त वाले जीव नहीं होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनमें समझते हैं कि धारा रेखीय इनका शरीर होता है, हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, श्वसन हेतु गलफड़े होते हैं यानी गिल्स होते हैं, अंतः कंकाल उपस्थित होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो होता है वो कंकाल होता है, ठीक है। त्वचा सल्कों से ढकी होती है, बिल्कुल होती है, और असंतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो इसमें क्या विशेषता नहीं है वो है कि ये उष्ण रक्त वाले जीव नहीं होते हैं, तो राइट ऑप्शन इज गलत ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थित युक्त मछली यानी कार्टिलैगियस फिश है? कार्टिलैगियस फिश कौन सी है? ऑप्शन ए टूना, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी सैमन, ऑप्शन डी रोहू। तो शार्क एक उपास्थि युक्त मछली होती है, ठीक है। इसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। इन्हें कार्डिनक्विड्स वर्ग में रखा गया है, जिसमें शार्क, साफिस, रेज, है ना, चित्तीदार ईगल, व्हेल, शार्क आदि मछलियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। तो कौन सी है ये उपास्थि युक्त मछली? शार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, मछलियों के गलफड़ों द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, हाँ होते हैं। मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, बिल्कुल यही है। हृदय मतलब राइट ऑप्शन इसका समझते हैं सी है, जो कि इसमें गलत दिया गया है कि मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ठीक है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, एक आलिंद और एक निलय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, ठीक है। अतः इनमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, इनमें जो है एक ही बार परिसंचरण होता है, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।